नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी की इस हमारी सीरीज में हम कक्षा 10 के भूगोल विषय की एनसीईआरटी का अध्ययन कर चुके हैं। इस सीरीज में अभी तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट तरीके से उसका अध्ययन किया। आज का हमारा यह वीडियो चैप्टर 3 के रूप में होगा। यह चैप्टर भी हमारा पिछले वीडियो की तरह पार्ट 2 में होगा, यानी कि यह चैप्टर 2 पार्टों में हम इसका अध्ययन करेंगे ताकि जो वीडियो हो, क्लास हो, अत्यधिक लंबी ना हो और अत्यधिक लेंदी ना हो। तो इसलिए आज का जो हमारा वीडियो है वह चैप्टर 3 का पार्ट 1 के रूप में होगा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कक्षा 10 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी का यह जो तीसरा चैप्टर है वह है जल संसाधन। जल संसाधन एक संवाद, यह चैप्टर एक संवाद के माध्यम से शुरू होता है जिसे हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। संवाद है, पिंकी, क्या तुमने टीवी पर उड़ीसा में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाया है। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। इस प्रकार से यह एक लड़के का कथन है। अब संवाद में प्रत्युत्तर के रूप में इसमें एक लड़की यानी कि पिंकी का कथन है। तो पिंकी कहती है, हाँ चिंटू, मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और जीवन ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीजों के लिए काफी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरु उद्यानों के आसपास क्यों बसता था। तो इस प्रकार यह जो एक छोटा सा संवाद है उसके माध्यम से जल की इम्पोर्टेंस को बताने की कोशिश की गई है इसमें। तो इसी के साथ आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जल संसाधन को समझते हैं। जल संसाधन का जो एक गंभीर मुद्दा है उसके संरक्षण का, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तीन चौथाई धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य लवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यानी कि इसमें प्रयोग लाने वाले अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है, यानी ताजे जल का अनुपात जो है वह बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है उसके द्वारा से जो फ्रेश वाटर होता है उसकी उपलब्धता या उसकी नवीकरणीय पुनर्भरण की प्रक्रिया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के माध्यम से होती है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिसमें जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उनका निर्माण लगातार होता है। एक उसकी यूनिट खत्म होने के बाद दूसरी यूनिट उपयोग में लाए जाने के लिए तैयार होती है। फिर भी ऐसा क्यों है कि जो विश्व है उसके अनेक जो हिस्से हैं वह जल संसाधन की गंभीरता से कमी से जूझ रहे हैं? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? जल से संबंधित कुछ तथ्य और आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, जिसे हम देख लेते हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का
96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% अलवणीय है। यानी कि 96.5% जो भाग है वह महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% जो जल है वह अलवणीय है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है, जबकि 30% से थोड़ा सा कम भौम जल के जलभृत के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार की देख सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर है उसकी मात्रा कितनी ही ज्यादा कम है। भारत में भारत विश्व की दृष्टि से 4% हिस्सा विश्व की दृष्टि से 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संबंध में विश्व में इसका 133वां स्थान है। भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। यह जो स्रोत है वह संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट के अनुसार यह पैराग्राफ बनाया गया है। तो किस प्रकार जल की गंभीरता आने वाले समय में बढ़ने वाली है उसको हमने इस पैराग्राफ में देखा। अब चलते हैं आगे। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडारण और इसके नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनहारनियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय एवं स्थान के अनुसार भिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जल एक दुर्लभ संसाधन के रूप में किस प्रकार बन रहा है। यह जो है, जब हम जल की कमी या दुर्लभता का जो यह शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों, मरुस्थलीय क्षेत्रों का चित्र अंकित हो जाता है, जबकि जो जल की कमी है उसका मुख्य कारण अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का जो है वह असमान वितरण है। इस प्रकार एक जल की कमी के संबंध में एक केस स्टडी के रूप में हम देखते हैं। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और इसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश में पानी की कमी होती है। वे ही मूल कारण है देश के जलीय अभाव के, जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस केस स्टडी में हम देख सकते हैं कि जो एक इजराइल है, इजराइल में औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि भारत में 114 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। फिर भी इजराइल में जल की कोई कमी नहीं है, सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा है, क्योंकि वहां पर
प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जल के संरक्षण और वाटर जो हार्वेस्टिंग है उसकी पर्याप्त तकनीकियां उपलब्ध हैं, जिसके कारण वहाँ 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है। फाल्कन मार्क एक जो जल स्ट्रेस का एक इंडेक्स के रूप में वर्तमान में प्रयोग किया जाता है, जो बताता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन के हिसाब से 1000 क्यूबिक मीटर से कम जल उपलब्ध होता है तो वहां पर जो जल है स्ट्रेस यानी कि जल संकट की स्थिति देखी जा सकती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उनके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करने के ही सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। तो जो जल का उपयोग है वह किस प्रकार से देखा जा रहा है कि न केवल घरेलू उपयोग के लिए भी होता है बल्कि यह कृषि क्षेत्र में भी इसका पर्याप्त उपयोग होता है, अत्यधिक उपयोग होता है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन के लिए, उसकी खाद्य सुरक्षा के लिए जो सिंचाई है वह अत्यधिक आवश्यक है। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अनेक निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा कि इनका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकते हैं। आज देखा जा रहा है कि जगह जगह बोरवेल हो रहे हैं, कुएं खोदे जा रहे हैं, जिसके कारण जो जल स्तर, भौम जल स्तर है वह लगातार नीचे जा रहा है और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो जल स्तर होगा अत्यधिक नीचे चला जाएगा और आसानी से जल की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनके चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल जल विद्युत का लगभग 22% भाग, जो कुल विद्युत का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि इनके अंदर जल आपूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इसकी कमी होती जा रही है। तो जल में कमी में एक महत्वपूर्ण कारण जो है उसका अतिशोषण है। जो शहरों की बढ़ती संख्या, शहरों में लोगों की बढ़ती संख्या इसका महत्वपूर्ण कारण है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, उन उद्योगों को चलाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। न कि उन उद्योगों को चलाने के लिए कारखानों में ही जल की आवश्यकता है अपितु उन कारखानों में लगने वाली जो विद्युत है, जो की पावर क्षमता है, उस विद्युत का निर्माण भी जल विद्युत के माध्यम से ही किया
जाता है। जो देश में उत्पादित कुल विद्युत का लगभग 22% जो हिस्सा है वह जल विद्युत के माध्यम से ही पूर्ण किया जाता है। तो इस प्रकार जल के उपयोग को क्षेत्रवार हमने देखा। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में पर्याप्त मात्रा में अलवणीय जल उपलब्ध होने के बावजूद भी जो उस क्षेत्र में जल की निरंतर कमी देखी जा रही है। और ऐसा इसलिए है कि जल में प्रदूषण की जो मात्रा है वह लगातार बढ़ रही है। वह औद्योगिक अपशिष्टों के माध्यम से, रासायनों के माध्यम से, कीटनाशकों के माध्यम से उसमें लगातार जो अपशिष्ट पदार्थ हैं पहुंच रहे हैं जो कि उन्हें दूषित बना रहे हैं। भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो रही हैं और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। यह द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट जो है वह 1999 में प्रकाशित की गई थी, उसमें इस समस्या को उजागर किया गया था। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत यानी डिग्रेडेशन होने से बचाएं। जल संसाधन के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। तो इस प्रकार जो जल संसाधन है उसके इम्पोर्टेंस को बताया गया और समझाया गया कि किस प्रकार से यह हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, खाद्यान्न जो सुरक्षा से संबंधित विषय है, आजीविका उत्पादन क्रियाओं से संबंधित विषय है, उसको प्रभावित कर सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र को लगातार निम्नीकृत करते हुए आगे बढ़ सकता है, जो पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण बन सकता है, जो हमारे जैव विविधता, पारिस्थितिकी विविधता की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार के संसाधनों को का सही उपयोग के माध्यम से उनकी जो सुरक्षा है, उनका संरक्षण है वह किया जाए, ताकि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनके लगातार निम्नीकृत होने से उन्हें बचाया जा सके और जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से जो इन संसाधनों को हानि हो रही है वह अत्यधिक जो प्रौद्योगिकी, वाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि के माध्यम से जल संसाधन के अतिशोषण और कुप्रबंधन को की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो इस प्रकार इस चैप्टर में यहाँ तक हमने देखा। अब जो इस चैप्टर का बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसे हम पार्ट 2 के रूप में देखेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वह यहीं तक, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट जो इसका अगला पार्ट होगा पार्ट 2 उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।